गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। हमारा जो बायोमोलिक्यूल का सेशन चला हुआ है उसके अंदर हमने एनसीईआरटी से कंप्लीट जो हमारा चैप्टर है वो कर लिया है। अभी हम प्रीवियस ईयर नीट के जो क्वेश्चन है बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे को हम वन बाय वन करके सोल्व करते रहेंगे। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं नीट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको। देखते हैं बायोमोलिक्यूल में कितने क्वेश्चन आए। हमने जितने भी एआईपीएमटी में आते थे पहले या फिर अब नीट में आए हैं सारे के सारे क्वेश्चन को हम डील करेंगे और विद एन एक्सप्लेनेशन के साथ चलेंगे। क्या क्वेश्चन है, क्या उसमें पूछा गया है और कौन सा आंसर क्यों है और क्यों नहीं है, उन सब के बारे में हम बताएंगे एक एक करके। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। और जो हमारा पहले क्वेश्चन में पूछा गया वो क्या पूछा गया है, ए टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ। जो फैट मॉलिक्यूल है वो किससे बनते हैं? टिपिकल बताना जरा। ये जो क्वेश्चन आया था ये आया था नीट 2016 के अंदर और इसके अंदर क्या आंसर होगा? 1 ग्लिसरॉल एंड 1 फैटी एसिड मॉलिक्यूल, 3 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल, 3 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल एंड 1 फैटी एसिड मॉलिक्यूल, 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल। तो आंसर क्या होगा इसका? उससे पहले हम देख लेते हैं एक बार फैट की जो स्ट्रक्चर बनती है। ग्लिसरॉल एक ही ग्लिसरॉल होता है और उसके साथ 3 फैटी एसिड जुड़े होते हैं, तभी उसको क्या बोलेंगे? टिपिकल फैट मॉलिक्यूल बोलेंगे। ठीक है, तो कैसे हमारा जो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल जुड़ा होता है वो ऐसे जुड़ा होता है कि एक फैटी एसिड, दूसरा फैटी एसिड और तीसरा फैटी एसिड। 3 फैटी एसिड मिलके एक ग्लिसरॉल के बेस के साथ कंबाइन करेंगे और इसी को हम क्या बोलते हैं? टिपिकल फैट मॉलिक्यूल। ठीक है, टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इसी को हम बोलेंगे। और आंसर आप देख लेना इसके अंदर क्या होगा। फिर हमारा आंसर है जो डी आंसर होगा। 1 ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होगा और इसके साथ 3 फैटी एसिड जुड़े होंगे। यदि एक फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल के साथ जुड़ा होगा तो वो क्या होगा? मोनो। और उसके साथ 2 जुड़े हैं तो फिर होगा डाई और 3 जुड़े हैं तो ट्राई या फिर टिपिकल फैट मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एडेनिन इज। एडेनिन क्या है बताइए? एडेनिन क्या है? प्यूरिन है, पिरामिडिन है, न्यूक्लियोसाइड है या फिर न्यूक्लियोटाइड है? बताइए एडेनिन क्या है? प्यूरिन के अंदर कौन कौन से आते हैं और पिरामिडिन के अंदर कौन कौन से आते हैं? पिरामिडिन। ठीक है, प्यूरिन में ए और जी 2 ही न्यूक्लियोटाइड हैं और टी और सी किसके अंदर आते हैं? पिरामिडिन के अंदर आते हैं। ठीक है, और एडेनिन किसके अंदर दिया गया है? प्यूरिन के अंदर दिया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा? प्यूरिन। और ये क्वेश्चन कब आया था? एआईपीएमटी 1992 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। The major role of minor elements inside living organism is to act। जो मेजर रोल है माइनर एलिमेंट का वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होगा? बताइए जरा। एआईपीएमटी 2003 का क्वेश्चन है। कोफैक्टर ऑफ एंजाइम, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड, कॉन्स्टिट्यूट ऑफ हार्मोन या फिर बाइंडर ऑफ सेल स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या होगा? कोफैक्टर ऑफ एंजाइम। जो माइनर एलिमेंट है, जो छोटे एलिमेंट है, मेजर रोल क्या होगा उनका? जैसे कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर एक नॉन प्रोटीन पार्ट है। नॉन प्रोटीन पार्ट किसके साथ मिलता है? ये एंजाइम के साथ मिलेगा और आगे का रिएक्शन करवाने में हेल्प करेगा। आगे की जो रिएक्शन होगी उसमें हेल्प करेगा। तो आंसर क्या होगा हमारा? कोफैक्टर ऑफ एंजाइम। क्या आंसर होगा? कोफैक्टर ऑफ एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ क्वेश्चन। और फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट एमिनो एसिड। जो सबसे सिंपल एमिनो एसिड है वो कौन सा होगा? एमिनो एसिड आपने देखे होंगे 22 होते हैं स्टैंडर्ड अमीनो एसिड जो है स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, और 300 से भी ज्यादा जो है वो नॉन स्टैंडर्ड है, मतलब कि नॉन एसेंशियल है। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं जिसकी बॉडी को
बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन स्टैंडर्ड में भी कुछ ऐसे अमीनो एसिड है जिसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ ऐसे भी है जो 12 से 14 के आसपास है, वो क्या है स्टैंडर्ड में जो एसेंशियल है, जो हमें बाहर से ही लेने पड़ेंगे, मतलब कि हमारी डाइट से हमें वो प्रोवाइड होंगे। तो क्या आंसर होगा इसका बताइएगा। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा होगा? सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन है? ग्लाइसिन। और ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर सभी को आती होगी। ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होती है। क्या ये कायरलिटी शो करता है या फिर ये नॉन कायरल है? क्या ये नॉन कायरल है या फिर ये कायरल है? क्या होगा? तो ये क्या है? एक ऐसा अमीनो एसिड है जो नॉन कायरल है। कायरलिटी इसके अंदर नहीं होती क्योंकि इसके अंदर दो सेम ग्रुप जुड़े होते हैं ग्लाइसिन के अंदर। जैसे दो हाइड्रोजन जुड़ी है इसके साथ, वो क्या है एक जैसी है दोनों की दोनों। ये क्या है इसका? ये बेस है और ये आर ग्रुप होता है। आर ग्रुप, ये हाइड्रोजन इसके साथ एज इट इज जुड़ी रहेगी। और इस कार्बन को क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। ये एमिनो ग्रुप है और ये एसिड ग्रुप है। ठीक है, आंसर क्या होगा हमारा सिंपलेस्ट में? ग्लाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया हमारे से? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। नॉन रिड्यूसिंग बताना हमें, कौन सा कार्बोहाइड्रेट होगा जो नॉन रिड्यूसिंग है, जिसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते। और ये क्वेश्चन आया था हमारा नीट 2014 के अंदर। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका? माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज या फिर राइबोलोज 5 फॉस्फेट। तो क्या होगा? क्या होगा बताइए? माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज या फिर राइबोज 5 फॉस्फेट। क्या आंसर होगा? सुक्रोज एक ऐसी कार्बोहाइड्रेट है जो नॉन रिड्यूसिंग है। क्या है? नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट पे हम बाकी जो बच गई माल्टोज, लैक्टोज, ये क्या सारी की सारी रिड्यूसिंग शुगर रहेंगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन है हमारा 6 क्वेश्चन। ए सेगमेंट ऑफ डीएनए हैज 120 एडेनिन। हम लिख लेते हैं एडेनिन कितना है? 120। आगे दिया गया है 120 साइटोसिन। 120 साइटोसिन। द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन द सेगमेंट इज। तो टोटल नंबर बताने हमें कितने होंगे। ये एक डीएनए की स्ट्रक्चर है। यदि इसके अंदर टोटल एडेनिन 120 है तो थाइमिन भी कितने होंगे इसके अंदर? 120 ही होंगे। ठीक है, और यदि इसके अंदर साइटोसिन 120 है तो ग्वानिन भी कितने होंगे? 120 होंगे। ठीक है, तो क्या कैसे जोड़ेंगे अब हम इनको? क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन और ग्वानिन चारों का प्लस कर देंगे तो क्या होगा? 120, 120, 120 और 120। तो आंसर क्या होगा हमारा? 480। तो क्या आंसर होगा? 480। आसान सा क्वेश्चन है, न्यूक्लियोटाइड दिए गए हैं, हमें यह बताना है। अब इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर टोटल एडेनिन दिए गए हैं 120, तो ऑब्वियसली बात है कि एडेनिन किसके साथ बाइंड करेगा? थाइमिन के साथ बाइंड करेगा। और जितने एडेनिन होंगे उतने ही उसके अंदर थाइमिन भी होंगे और डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे। वैसे ही यदि साइटोसिन 120 दिया है तो ग्वानिन भी कितने होंगे इसके अंदर? ग्वानिन भी 120 ही होंगे, क्योंकि ग्वानिन और साइटोसिन कितने हैं? 240। ठीक है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं आपस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कंटेन 4 पिरामिडिन बेसिस। 4 पिरामिडिन बेसिस किसके अंदर होंगे? प्यूरिन और पिरामिडिन। प्यूरिन और पिरामिडिन। प्यूरिन कौन कौन से हैं? ए, जी, टी और सी पिरामिडिन है। तो टी और सी 4 किसके अंदर है? दोनों मिला के ये देखना हमें। इसके अंदर देखिए 1, 2, 3
और 4। पहले में ही हमें क्या मिल गया, हमारा आंसर मिल गया, बाकी को देखने की जरूरत ही नहीं बची आगे। ठीक है, जो बाकी क्वेश्चन है उनको, जो आंसर हैं उनको देखने की हमें जरूरत नहीं पड़ी आगे। तो हमें पहले में ये मिल गया कि 4 हैं, तो 4 हमने देखने थे और वही बेसिस हमने इसके अंदर मिल गए हैं। तो अब हमें आगे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। इन डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए, एक डबल हेलिक्स डीएनए है, द 2 डीएनए स्ट्रैंड आर, जो दोनों के दोनों डीएनए स्ट्रैंड हैं उनकी पोजीशन बतानी है, कैसे होंगे। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और इनकी पोजीशन हमें बतानी है, क्या होगी। क्या ये कोइल्ड ओवर प्रोटीन शीथ, क्या ये प्रोटीन शीथ के साथ कोइल्ड करते हैं दोनों? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये दोनों आपस में नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इस सिर्फ डीएनए की बतानी है। ऐसा नहीं कि डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ रैप करता है, वो सिंगल होगा, उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन तो होगी लेकिन वो सिंगल डीएनए की बात होती है। यहाँ पे क्या बताया गया, दोनों डीएनए के बारे में पूछा गया है, डबल हेलिक्स के बारे में पूछा गया है और दोनों डीएनए का आपस में बताना है कि कैसा कॉम्बिनेशन होगा। तो कैसा कॉम्बिनेशन होगा इसके अंदर, कोइल्ड अराउंड ए कॉमन एक्सिस, एक कॉमन एक्सिस के थ्रू ये क्या करेंगे, कोइल करेंगे। मान लो ये कॉमन एक्सिस है तो दोनों इसके साथ क्या करते हैं, कोइलिंग करते हैं और एक स्ट्रेट डीएनए बना लिया मान लो हमने। तो ऐसे ही एक एक्सिस के साथ क्या करेंगे, ये कोइल करते चलेंगे और हमारा आंसर क्या होगा इसके अंदर, ए आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9th क्वेश्चन है। जो 9th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, रामाचंद्रन प्लॉट इज यूज्ड टू कंफर्म द स्ट्रक्चर ऑफ, जो रामाचंद्रन प्लॉट है वो किसके ऊपर बेस्ड है, यही बताना हमने। कंफर्म द स्ट्रक्चर, किस स्ट्रक्चर को कंफर्म करता है, क्या वो डीएनए के लिए बनाया गया है, ट्राइग्लिसराइड के लिए बनाया गया है, प्रोटीन के लिए बनाया गया है या फिर आरएनए के लिए बनाया गया है। बताइएगा किसके लिए बनाया गया है रामाचंद्रन प्लॉट। सबसे सिंपल क्वेश्चन है कि जो प्रोटीन है उसी को मेजर करता है, उसी को कंफर्म करता है, कौन, रामाचंद्रन प्लॉट। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारा देखिए लेटेस्ट ही आया हुआ था पीछे, नीट 2019 के अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो बहुत ही आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, इनको करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। आसान सा टॉपिक है रामाचंद्रन प्लॉट और इसके अंदर 2 अमीनो एसिड लिए गए थे, ग्लाइसिन और प्रोलिन के ऊपर ये सारा का सारा बेस्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, प्रोस्थेटिक ग्रुप डिफर फ्रॉम कोएंजाइम इज दैट, जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है और वो कैसे डिफरेंशिएट करता है कोएंजाइम से। नीट 2019 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर होगा इसका। जो आंसर देखते हैं हम, दे रिक्वायर्ड मेटल आयन फॉर देयर एक्टिविटी, ऐसा नहीं होगा, कोई भी मेटल आयन की एक्टिविटी रिक्वायर्ड नहीं होती प्रोस्थेटिक के साथ और इसके डिफरेंशिएट में हम ये चीजें नहीं देखेंगे। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, प्रोस्थेटिक ग्रुप आर टाइटली बाउंड टू एपोएंजाइम, यही क्वेश्चन है, यही आंसर है हमारा। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, प्रोस्थेटिक जो ग्रुप है वो क्या करता है, एपोएंजाइम के साथ मिलके, एपोएंजाइम के साथ मिलके क्या बनाएगा, होलो एंजाइम, होलो एंजाइम बनाएगा। प्रोस्थेटिक ग्रुप प्लस एपोएंजाइम मिलके होलो एंजाइम बनाएंगे और एपोएंजाइम क्या है, एक प्रोटीन पार्ट है, प्रोटीन से बना होता है, जबकि प्रोस्थेटिक क्या है, एक नॉन प्रोटीन पार्ट है, नॉन प्रोटीन पार्ट है और ये इसके साथ बाइंड करेगा तभी ये क्या होगा, होलो एंजाइम होगा और आगे फंक्शन करेंगे। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका, हमारा सेकंड आंसर, यानी कि बी आंसर होगा इसका, बी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब हम आगे। ए न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म ऑफ, न्यूक्लियोटाइड किससे फॉर्म होते हैं, एक होता है न्यूक्लियोटाइड जो हमसे पूछा गया है, एक होता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड दोनों क्या है, अलग अलग हैं। न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होगा, शुगर प्लस बेस प्लस
फोस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या होगा, शुगर के साथ बेस होगा, लेकिन फोस्फेट ग्रुप यहाँ पे नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड बताया है तो शुगर बेस और फोस्फेट ग्रुप जहां पे होगा वही हमारा आंसर होगा। प्यूरिन, पिरामिडिन एंड फोस्फेट, लेकिन इसके साथ बेस नहीं दिया है तो ये आंसर तो हमारा नहीं होगा। प्यूरिन, शुगर एंड फोस्फेट, लेकिन यहाँ पे पिरामिडिन को छोड़ दिया गया है। नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फोस्फेट, क्या ये आंसर हमारा है, तो सी आंसर होगा हमारा। पिरामिडिन लिया गया है लेकिन प्यूरिन को नहीं भूल सकते हम, तो प्यूरिन भी होगा इसके साथ, तो ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। तो क्या आंसर होगा हमारा, सी आंसर होगा। नाइट्रोजन बेस के साथ शुगर जुड़ेगा और उसके साथ फोस्फेट ग्रुप जुड़ेगा, और तीनों की सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एटीपी इज, एटीपी क्या है बताइए। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है, एटीपी AIPMT 2000 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, और ऐसे ऐसे आसान क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं नीट के अंदर। नीट के अंदर आपको बहुत से ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो ऐसे आते हैं, जो आप बिल्कुल इजीली वैसी उनको सोल्व कर सकते हो, ना ही इनके अंदर कोई ट्रिक लगेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और आसानी से आपको ये पता चल जाएगा कि एटीपी है क्या। तो क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड है, इसको तो आगे देखने की जरूरत भी नहीं है, ना ही ये विटामिन है, ना ही न्यूक्लिक एसिड, ना ही न्यूक्लियोसाइड है, क्योंकि साइड के साथ तो फोस्फेट ग्रुप नहीं होता है। न्यूक्लिक एसिड ये होगा नहीं, विटामिन का तो इसके अंदर कोई जिक्र ही नहीं है, तो क्या होगा इसका आंसर हमारा ए आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 क्वेश्चन, और 13 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सिलेक्ट द ऑप्शन विच इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एंजाइम। हमें नॉट करेक्ट पूछा गया, ये चीजें ध्यान में रखना, क्वेश्चन में इन्हीं इसमें गलती होती है, करेक्ट और नॉन करेक्ट के अंदर ये गलती कर देते हैं बच्चे। नॉट करेक्ट पूछा गया, किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है, एंजाइम के रिस्पेक्ट में पूछा गया है, और क्वेश्चन कब आया था, नीट 2014 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो क्या पूछा गया इसके अंदर, नॉट करेक्ट, सबस्ट्रेट बाइंड विद एंजाइम एट इट्स एक्टिव साइट, ये तो बात बिल्कुल ओके है, हमें तो नॉट करेक्ट बताना है। एडिशन ऑफ लॉट ऑफ सक्सिनेट डज नॉट रिवर्स द इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनेट, क्या ये आंसर होगा हमारा 13 क्वेश्चन का। एडिशन ऑफ लॉट ऑफ सक्सिनेट डज नॉट, नोट नहीं आएगा यहाँ पे, रिवर्स हो सकती है रिएक्शन, द इनहिबिशन ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोनेज बाय मेलोनेट, तो क्या होगा, नोट नहीं आएगा, तो आंसर तो हमें यही मिल गया, मतलब कि यही एक गलत बात है। आगे भी हम पढ़ लेते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, जिसके अंदर कंपटीशन नहीं है, बाइंड द एंजाइम एट ए साइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट विच बाइंड द सबस्ट्रेट, ये बात भी ठीक है कि जो सबस्ट्रेट से अलग साइट होती है एंजाइम के ऊपर, वहीं पे क्या करता है ये इनहिबिटर जाके बाइंड करेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, कंपटीशन नहीं है, तो ये बात भी ठीक है। आगे, मेलोनेट इज ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, मतलब कि मेलोनेट क्या है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है किसका, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का, ये बात भी ठीक है। तो हमें नॉट करेक्ट बतानी थी, और नॉट करेक्ट किसके अंदर है, बी के अंदर है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं हम, एंजाइम आर नॉट फाउंड इन, एंजाइम किसके अंदर नहीं मिलेगा, AIPMT 2000 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, बताइएगा क्या आंसर होगा इसका। एंजाइम आर नॉट फाउंड इन, किसके अंदर नहीं एंजाइम, फंजाई के अंदर भी एंजाइम होता है, एल्गी के अंदर भी एंजाइम होता है, और साइनोबैक्टीरिया के अंदर भी एंजाइम होता है, तो किसके अंदर नहीं होगा, एक वायरस ऐसी चीज है जिसके अंदर ये एंजाइम नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे, एंजाइम नहीं होंगे। ठीक है, आगे चलते हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिड्यूसिंग शुगर, पीछे हमसे पूछा गया था नॉन रिड्यूसिंग शुगर, और अब क्या पूछा गया है, रिड्यूसिंग शुगर, मतलब कि सुक्रोज तो नॉन रिड्यूसिंग है, इसको तो हम देखते ही काट देंगे आंसर को। ठीक है, जैसे गैलेक्टोज, ग्लूकोनिक एसिड और बी मिथाइल गैलेक्टोसाइड, तो इसका आंसर क्या होगा,
15 क्वेश्चन का। जो रिड्यूसिंग शुगर है वो कौन सी होगी, ये हमें ध्यान में रखना है कि ग्लैक्टोज है जो वो क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। क्या कर सकते हैं हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। ग्लूकोनिक एसिड, बी मिथाइल ग्लैक्टोसाइड्स और सुक्रोज क्या है, ये सारी की सारी नॉन रिड्यूसिंग में आती हैं, इनको हम रिड्यूसिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये नॉन रिड्यूसिंग के पार्ट है। रिड्यूसिंग कौन होगा, ग्लैक्टोज, यही हमारा आंसर होगा। आगे क्वेश्चन, about 98% of the mass of every living organism is composed of just 6 element including, जो हमारा 98% मास बना है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ जस्ट 6 एलिमेंट, 6 एलिमेंट ऐसे हैं जो इस मास को बनाने में हेल्प करते हैं। तो वो कौन कौन से होंगे, 4 इन्होंने दिए हुए हैं, 2 आपको ढूंढने हैं इसमें से, और ये AIPMT 2007 का क्वेश्चन है। कैसे ढूंढेंगे आप इनको, कार्बन इन्होंने दे दिया, हाइड्रोजन दे दिया, नाइट्रोजन दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया, और इनके साथ 2 एलिमेंट और ऐड करवा दो। इनमें से देख देख के आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कौन से होंगे। सल्फर और मैग्नीशियम में से कुछ होगा। सल्फर तो है लेकिन मैग्नीशियम नहीं है, तो आंसर तो नहीं बना हमारा। इसमें भी मैग्नीशियम दिया गया तो ये भी आंसर नहीं बना। सोडियम भी नहीं होता, कैल्शियम भी नहीं होता, फॉस्फोरस है लेकिन कैल्शियम नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा, जिसके अंदर दोनों दिए गए हैं, फॉस्फोरस प्लस हमारा सल्फर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर होगा डी। ठीक है, जो 6 एलिमेंट है यही एसेंशियल, बहुत ज्यादा जरूरी है बॉडी के लिए, क्योंकि 98% मास एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये 6 एलिमेंट इंक्लूड होंगे तभी बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कार्बोहाइड्रेट्स द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑन अर्थ। कार्बोहाइड्रेट द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑन अर्थ। ठीक है, और प्रोड्यूसिंग बाई, कहां से प्रोड्यूस होंगे, क्वेश्चन कौन सा हमारा 17 क्वेश्चन है, और 17 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिए, सम बैक्टीरिया, एल्गी एंड ग्रीन प्लांट सेल, फंजाई, एल्गी एंड ग्रीन प्लांट सेल, ऑल बैक्टीरिया, फंजाई एंड एल्गी, वायरस, फंजाई एंड बैक्टीरिया। तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर होगा ए। सम बैक्टीरिया, एल्गी एंड ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को रखते हैं, मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल। ठीक है, आगे क्वेश्चन हमारा 18 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू एंजाइम। एंजाइम के रेफरेंस के हिसाब से हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, और क्वेश्चन हमारा नीट 2017 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से जल्दी बताइए। ए के अंदर दिया गया होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम, बी के अंदर दिया गया को एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस होलो एंजाइम, सी के अंदर दिया गया होलो एंजाइम इज इक्वल टू को एंजाइम प्लस कोफैक्टर, और डी के अंदर दिया गया है एपो एंजाइम इज इक्वल टू होलो एंजाइम प्लस को एंजाइम। तो आपको पहले ये क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर दिया गया कि होलो एंजाइम के अंदर क्या होगा, एपो एंजाइम साथ की साथ को एंजाइम, मतलब कि एक प्रोटीन पार्ट है, और एक नॉन प्रोटीन पार्ट है। एक प्रोटीन पार्ट होगा और दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारा नीट 2017 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन था। आगे हमारा क्वेश्चन है, ए फॉस्फोग्लिसराइड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ। जो फॉस्फोग्लिसराइड है वो किससे बना होगा, ऑलवेज मेड अप ऑफ। नीट 2013 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, और 19 का आंसर जल्दी से जल्दी बताइए क्या होगा। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एस्ट्रीफाइड टू ए ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल टू विच फॉस्फेट ग्रुप इज आल्सो अटैच। फॉस्फेट ग्रुप है जो वो अटैच होगा ही होगा, चाहे वो सैचुरेटेड हो चाहे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो, लेकिन ग्लिसरॉल के एक कार्बन के साथ क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा ही जुड़ेगा, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, फॉस्फोग्लिसराइड।
फोस्फोग्लिसराइड। और एक बात और, जो फोस्फोग्लिसराइड है ये कहाँ पे मिलेगा हमें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर देखने को मिलेगा, या फिर फोस्फोलिपिड भी होता है वहां पे, ठीक है, फोस्फोलिपिड की जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है। और ये क्या करता है, ये कहाँ पे काम करवाता है फोस्फोग्लिसराइड? बहुत सी जगह पे होता है, हार्मोन के अंदर भी ये काम करवाता है, सिग्नल को ले जाने के लिए भी काम करवाता है, सेल के अंदर बहुत सारे काम होते हैं इसके। तो ये क्या करता है, जो सिग्नलिंग होती है, जो प्रोसेस होती है सिग्नलिंग की, मैकेनिज्म होते हैं उनके अंदर भी फंक्शन करवाता है, ठीक है। तो आगे की चीजें हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी, आगे की चीजें पढ़ने की हमें जरूरत ही नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए और बी दो स्टेटमेंट दी गई है, इनके अंदर हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। नीट 2019 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कौन सा हमारा? बी। तो बताइएगा क्या आंसर होगा इसका? सॉरी 20 क्वेश्चन है और इसका आंसर बताना है ए और बी में से। कोएंजाइम या मेटल आयन दैट इज टाइटली बाउंड टू एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या कोएंजाइम या मेटल आयन टाइटली बाउंड होंगे एंजाइम से, उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलेंगे? तो ऐसा तो नहीं है, या तो सिर्फ और सिर्फ कोएंजाइम जुड़ेगा या सिर्फ और सिर्फ मेटल आयन जुड़ेगा। दोनों में से ऐसा नहीं है कि दोनों को जोड़ दें और एंजाइम के साथ और उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोल दें। सिर्फ कोएंजाइम के साथ एंजाइम बाइंड करेगा तभी हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलेंगे, और कोएंजाइम कौन सा होगा? हीम ग्रुप होगा, ठीक है। आगे दिया गया बी स्टेटमेंट में, एक कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम विद इट्स बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपोएंजाइम। ऐसा भी नहीं है। एपोएंजाइम किसको बोलते हैं? एपोएंजाइम तो एक प्रोटीन पार्ट है, प्रोटीन पार्ट है हमारा, लेकिन इसके साथ यदि कोई कोएंजाइम जुड़ता तो उसको क्या बोलेंगे? होलो एंजाइम बोलेंगे, होलो एंजाइम बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। तो हमें आंसर में देख के ये टिक कर लेना है कि दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट गलत कहां पे दी गई है। ए के अंदर सिर्फ ए को गलत बताया गया है तो ये भी आंसर नहीं होगा हमारा। बी के अंदर दोनों को ट्रू बताया गया है तो ट्रू तो एक भी नहीं है इनमें से। सी के अंदर ए को ट्रू बताया गया है तो ये भी गलत है। तो डी के अंदर क्या है? ए एंड बी दोनों की दोनों क्या है? गलत है, और यही हमारा आंसर होगा, डी आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल पॉलीसेक्राइड। कौन से ऐसे हैं जो सारे के सारे पॉलीसेक्राइड होंगे? AIPMT 1996 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो पॉलीसेक्राइड हैं? सुक्रोज, ग्लूकोज देखते ही हमें पता चलता है कि ये तो पॉलीसेक्राइड नहीं है, ये तो एक मोनोसेक्राइड है। और आगे फ्रक्टोज दिया गया है तो फ्रक्टोज भी क्या है? एक मोनोसेक्राइड है। तो ये तो आंसर से बाहर हो गया हमारा। आगे दिया गया है फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज भी मोनोसेक्राइड है। आगे दिया गया है ग्लाइकोजन, सुक्रोज और माल्टोज, तो माल्टोज भी नहीं होगा इसके अंदर। माल्टोज क्या है? डाइसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है। पॉलीसेक्राइड तो ये भी नहीं है। तो आगे क्या दिया गया है? ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज प्लस स्टार्च, तो ये तीनों के तीनों क्या है? ये तीनों के तीनों पॉलीसेक्राइड हैं, पॉलीसेक्राइड है। और स्टार्च कहां पे होता है? प्लांट के अंदर होता है। और सेल्यूलोज भी, ग्लाइकोजन किसके अंदर होगा? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा। और ग्लाइकोजन को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें? ग्लूकोज मिलेगा, ठीक है। और तभी तो बॉडी के अंदर ग्लूकोज मेंटेन रहती है जब ग्लाइकोजन को तोड़ा जाता है, ठीक है। और इसको तोड़ने के लिए कौन कौन से एंजाइम होते हैं? ग्लूकागोन हो गया, ये सारे के सारे क्या है? और इंसुलिन से क्या बनता? फिर दोबारा से ग्लाइकोजन बन जाते हैं, ठीक है। तो हमारा ये जो 21 क्वेश्चन है इसका डी आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं 22 के ऊपर। द टू फंक्शनल ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शुगर आर। जो दो फंक्शनल ग्रुप बताने हमने, किसके रिस्पेक्ट में बताने हैं? शुगर के रिस्पेक्ट में बताने हैं। कौन कौन से दो फंक्शनल ग्रुप होंगे जो शुगर के साथ या शुगर के लिए कैरेक्टर शो करेंगे?
नीट 2018 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। हम सारे के सारे प्रीवियस के अंदर जितने भी बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे डील करते चलेंगे यहाँ पे विद एन एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन के साथ चलेंगे, आंसर को देखेंगे कि आंसर क्या है, क्यों है और कैसे है। ठीक है, क्या ये हाइड्रोक्सिल और मिथाइल होता है इसके अंदर, शुगर के अंदर, बताइए, या फिर कार्बोनिल एंड मिथाइल होता है, कार्बोनिल या फॉस्फेट ग्रुप होगा, या फिर कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। तो क्या होगा, ये तो बहुत ही सिंपल सी स्ट्रक्चर है। शुगर के अंदर क्या होगा, कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा शुगर के अंदर। इससे ज्यादा क्या होगा उसके अंदर, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आगे है 23, स्पॉइलेज ऑफ ऑयल कैन बी डिटेक्टेड बाय विच फैटी एसिड। 23 का आंसर बताइए, स्पॉइलेज ऑफ ऑयल कैन बी डिटेक्टेड बाय विच फैटी एसिड, किस फैटी एसिड से हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं स्पॉइलेज ऑफ ऑयल को। ठीक है, बताइएगा, ऑयलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलोइक एसिड या फिर इरोइक एसिड। तो इसका तो एक सीधा सा, ये तो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है भी नहीं, ये तो स्टेट एंड फॉरवर्ड क्वेश्चन दिया गया है, स्टेटमेंट पे है तो इरोइक एसिड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न डिटर्जेंट कंटेन एंजाइम प्रिपरेशन ऑफ। कौन सा एंजाइम होगा मॉडर्न डिटर्जेंट कंटेन, कौन प्रिपेयर करेगा इन चीजों को। 24 का आंसर बताइए जरा। क्या थर्मो एसिडोफिल होता है, थर्मो वर्ड से क्या समझते हैं आप, हीट। तो ऐसा तो इसके अंदर कहीं पे जिक्र नहीं है, कोई जिक्र इसके अंदर नहीं है। आगे फिर थर्मोफाइल है, तो थर्मोफाइल का भी कोई जिक्र नहीं है। आगे है एसिडोफाइल, एसिड भी नहीं होता इसके अंदर, तो ये कैसी प्रॉपर्टी रखता है, एल्कलाई, एल्कलाई फिल्स। ठीक है, तो क्या आंसर होगा हमारा, डी आंसर होगा। डिटर्जेंट कैसी प्रॉपर्टी रखता है, एल्कलाई फिल्स। ठीक है, एल्कलाई मेटल भी होते हैं, सुने होंगे आपने, देखे होंगे केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल में, एल्कलाई, एल्कलाइन जो भी मेटल होते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल्स डज हैव ए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। किसके अंदर बायोमोलिक्यूल के अंदर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा। और नीट 2015 का क्वेश्चन है ये। और 25 का आंसर बताइए जल्दी से जल्दी, किसके अंदर होगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। शुगर के साथ एक बेस जुड़ा होता है और एक जो 5th कार्बन होता है यहाँ पे, इसके साथ क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है। ठीक है, ऐसे ही जुड़े होते हैं। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बताना है किस किस के बीच होगा, न्यूक्लिक एसिड इन ए न्यूक्लियोटाइड। क्या आंसर होगा, न्यूक्लिक एसिड इन ए न्यूक्लियोटाइड। जो न्यूक्लिक एसिड के होते हैं बॉन्ड, वो न्यूक्लियोटाइड के अंदर हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फेट, दो फॉस्फेट ग्रुप को जब जोड़ते हैं तो उनके अंदर क्या मिलते हैं, डाइएस्टर बॉन्ड बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। आगे क्वेश्चन नहीं है तो क्या है, आगे हम जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जो बाकी के बच गए हैं क्वेश्चन, उन सभी को क्या करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डील करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, थैंक यू ऑल ऑफ यू।